नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नेशनलिस्ट व्यू की इस परिचर्चा में। वेलकम व्यूअर्स टू दिस पैनल डिस्कशन ऑन द नेशनलिस्ट व्यू। और हम थोड़े से पहले आपको कुछ राइडर्स बता देते हैं कि इस पैनल डिस्कशन में बाकी के टेलीविजन पैनल्स के डिस्कशंस की तरह कोई व्यक्ति दूसरे को जो है वो काटेगा नहीं, बात कोई दूसरे को बीच में रोकेगा नहीं और लोग अपनी बात पूरी कहेंगे, उनको बात कहने की पूरी आजादी होगी। जो मॉडरेटर यानी कि मैं जो है वो अपनी राय दूसरों पर थोपने के बजाय दूसरों की राय दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जो कि एक मॉडरेटर का मूलतः काम रहता है। तो अगर आप लोग उन्हें लाइटर बीन बहुत त्रस्त हो चुके हैं, जो शाम की जो टेलीविजन पैनल्स की डिस्कशंस होती हैं जो मूलतः एक सर्कस है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ अच्छी ठोस जानकारियां जो है वो मिल सकती हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जो पत्रकार मित्र हैं जो मजबूरी में शायद टेलीविजन चैनल्स पर जो इस तरीके की पैनल डिस्कशन में मॉडरेशन कर रहे हैं, तो शायद इस पैनल डिस्कशन को हम एक ये भी मान सकते हैं कि it's kind of a benchmark and we are going to have such more discussions, and this is going to be a benchmark not because of me but because of the eminent panelists we have, and also because of the format which we are going to follow. It is going to be a very sharp discussion of around 30-35 minutes. तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग जो है वो देख रहे हैं वो अपने डेटा पैक का उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मोबाइल पर आजकल जो है यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। बहरहाल हमारे साथ हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है बांग्लादेश के अंदर जो इस समय मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और एक बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस है, उसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस्कॉन, जहां तक मेरी जानकारी है कि आज भी और अगले कुछ दिन तक बांग्लादेश की जहां जहां पर एम्बेसीज या हाई कमीशन है वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के टेम्पल्स को खासकर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अमन सिन्हा जी हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और कई जगह जो है वो लिखते भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है अपनी बेबाक राय अक्सर जाहिर करते रहते हैं। हमारे साथ अमन जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और हमारे साथ एनसी बिपिंद्र हैं। एनसी बिपिंद्र जो है वो लॉ एंड सोसाइटी अलायंस, एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर काम करता है मूलतः, उसके चेयरपर्सन भी हैं। और इसके अलावा डिफेंस कैपिटल नाम की एक पत्रिका है, उसके एडिटर भी हैं। मूलतः डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स उनका डोमेन है। तो हम जब इस विषय में बात करेंगे तो इसी एस्पेक्ट पर उनसे जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनय नलवा है। डॉक्टर विनय नलवा नेशनलिस्ट व्यू की एसोसिएट एडिटर भी हैं, सीनियर फेलो हैं विचार विनिमय केंद्र, एक दिल्ली में थिंक टैंक है उसके साथ, और फॉरेन मीडिया को लगातार जो है वो ट्रैक करते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नलवा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। हमें थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू दें, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन ट्रैकिंग फॉरेन मीडिया, तो बांग्लादेश को भी आप ट्रैक करती रही हैं, तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है, एक ओवरऑल ओवरव्यू दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी अरुण जी, जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि बांग्लादेश की अभी स्थिति क्या है, तो बांग्लादेश में जो ये हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। फर्क डिफरेंस इसमें इतना है कि इस बार ये दुर्गा पूजा के समय हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है, और दुख की बात यह है कि इस तरह के हमले अभी भी जारी हैं। तो इस आप कुछ स्पेसिफिक घटनाएं या स्पेसिफिक डिटेल्स अगर दे सकें। वैसे तो ये जो हिंसक जो वारदात या जो घटनाएं हुई हैं वो 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, पर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े और कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो बताना चाहूंगी। ये जो हिंसक घटनाएं हैं ये 13 अक्टूबर से शुरू हुई थी। कोमिला नाम की जगह है चिटागांव में, और इसमें दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ा गया था और बहुत बड़े पैमाने पे मॉब इकट्ठी हुई थी
उन्होंने नारेबाजी की थी, तोड़फोड़ की थी। और अगर हम देखें तो हमें इस पे बहुत से वीडियोस और सोशल मीडिया में भी बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी जिसमें लोगों ने ये ट्वीट भी किया है। एक हिंदू एक्टिविस्ट है राजू दास नाम के, उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसमें एक उन्होंने मेंशन किया कि एक हिंदू मदर, उनकी बेटी और उनकी ग्रैंड डॉटर, तो उनको हाजीगंज चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है गैंग रेप किया गया, जिसमें से जो 10 साल की बच्ची थी उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके अलावा जो और 10 या 12 जो डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें कोमिला के बाद चिटागोंग, कॉक्स बाजार, चांदपुर, लक्ष्मीपुर, तो इन सब में मिसक्रिएंट्स जो है उन्होंने टेम्पल्स को, पंडालों को नुकसान पहुंचाया, हिंदू घरों में तोड़फोड़ की, बड़े पैमाने पे लूटपाट की उन्होंने, और महिलाओं के साथ अभद्रता भी की है। और जो बिजनेसेस, जो किसी की बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की बहुत खबरें और बहुत से वीडियोस हैं, जिसमें वो हिंदू कारोबारियों को भी इस हिंसा की वजह से नुकसान भुगतना पड़ा है। इसके अलावा एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक बताना चाहूंगी, ये खुल्ला की है घटना जहां पर 18 क्रूड बॉम्ब मिले हैं। एक काली मंदिर है उनके मेन गेट पे, और ये इकलौता वाकया नहीं है, और भी 2 टेम्पल्स ऐसे हैं, मंदिर ऐसे हैं जहां पर क्रूड बॉम्ब मिले हैं। और ये पुलिस, वहां की पुलिस की ये हिदायत भी थी कि जो मंदिर के जो कर्मचारी हैं या जो हैं वो इस चीज से थोड़ा सतर्क रहें। और दूसरी चीज ये है, गाजीपुर है, वहां पर भी गोविंद टेम्पल, राधा गोविंद टेम्पल है, उसको शाम में अटैक किया गया वहां पर। और बांदरबन जो है लामा उपजिला में है, वहां पर भी एक मॉब का अटैक हुआ है, और जिसमें पुलिस के साथ साथ 50 लोगों को के घायल होने की वो है खबर थी। और इसमें ये है कि मतलब बड़े पैमाने पर वही है कि पूजा मंडपों को और हिंदुओं के घरों को और उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें ठीक। एक डॉक्टर रलवा, मैं आपके पास दोबारा जी एक बार आऊंगा जो है और जानकारियां लेने के लिए। विपिंद्र जी, आप बांग्लादेश को ट्रैक करते रहे हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की दृष्टि से, अगर हम देखें इंडिया के लिए, भारत के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, और ये क्या ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम जो हमें नजर आ रहा है वहां पे, ये भारतीय जो हिंदू हैं वहां पर उनके खिलाफ, तो ये भी कहा जाता है कि जमाते इस्लामी की उसमें एक बड़ी भूमिका है। So it's a larger game plan basically. So how do you look at it from strategic affairs point of view? अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक दृष्टि से देखें, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, उसके निर्माण में भारत का योगदान रहा है, और ये बड़ी विडंबना है कि आज हिंदू जो है वो टारगेट हो रहे हैं वहां पर। और तो हाउ डू यू लुक एट इट? व्हाट आर द डायनामिक्स? थैंक यू अरुण आनंद जी, आप मुझे इनवाइट किया इस कार्यक्रम में। आपके प्रोग्राम्स में शामिल होने में मुझे बहुत खुशी होती है। अब पहले आपके दर्शकों को मैं ये इतना बता देता हूँ कि मैं तमिलनाडु से हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगा इस कार्यक्रम में। और पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में, 15-20 साल से दिल्ली में हूँ, और इधर आने के बाद ही मैंने हिंदी सीखा है। तो जितना हिंदी में बोल पा रहा हूँ वो बस मेरे पिछले आपकी हिंदी बहुत अच्छी है उत्तर भारत की हिंदी से जो है विपिंद्र जी, और खासकर दिल्ली में, मैं खुद दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में पैदा हूँ, पला बड़ा हूँ, लेकिन दिल्ली वालों से भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो इसलिए, और आप जो है बोलचाल की भाषा में अपन बात करेंगे हाँ जो है जी, मैं इंग्लिश और हिंदी यू दोनों कैन मिक्स ब्रेक करके, इनटू इंग्लिश हाँ और जी, नो इंग्लिश इशू। और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा। आप थोड़ा सा मेरे से प्लीज बेयर विथ मी फॉर दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखेंगे तो बांग्लादेश की जो क्रिएशन हुई है 1971 में, 1971 में जब क्रिएट हुआ था, इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1971 वॉर में इट इज कॉल्ड टुडे एज द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इसमें जब हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज इट, though it was created as a secular nation at the point in time, over the years after Mujibur Rahman's assassination and
following the military rule that was established by Ziaur Rahman. What had happened there was that it was converted into Islamic state at some point in time in the late 1970s. So that was a huge setback for the secular nature of Bangladesh itself, and also for the people who stood for secularism in Bangladesh, which was a huge number at some point in time. But unfortunately, what has happened is over the years, there has been a setback to the secular forces in Bangladesh since the time that it was converted into an Islamic state. तो आप इसमें आप देखेंगे तो आप 1971 में आप इस्लामी जमात इस्लामी की रोल के बारे में आपने पूछा था. मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 1971 वॉर में जमात इस्लामी का रोल जो है वो बहुत प्रो पाकिस्तान रोल रहा है. तो एक्चुअली साउथ एशिया में क्रिएट हुआ था ये जमात इस्लामी, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव है, और उसी का जो नतीजा है बांग्लादेश में भी उसका प्रभाव काफी रहा है. बट इफ यू लुक एट व्हाट हैड हैपेंड since the military rule that came into power in Bangladesh, and what had happened following the restoration of democracy is that there are two important political forces in Bangladesh, which is the Awami League, which is which the followers of the Bangabandhu, and his daughter Sheikh Hasina is leading that party currently, and also they are in power. और the opposition आप देखेंगे तो वो जनरल ज़ियाउर रहमान फॉलोअर्स आर बेसिकली जनरल अरशद, उसके बाद उनके फॉलोअर्स वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी करके दे आर रनिंग इट, एंड अभी खलीदा जिया इज हेडिंग दैट अपोजिशन. ये जो जब खलीदा जिया बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, they gave more importance to Jamaat-e-Islami, and the party was revived, during the rule of General Ershad in Bangladesh. So till then it was banned in Bangladesh since 1971 war because of the role that they played. They kind of contributed to the lot of genocide that happened in Bangladesh. They supported the Pakistani forces. So there was an anti-Jamaat-e-Islami sentiment in Bangladesh till that time. But over the years, they have kind of captured the popular Islamic sentiment. मैं इसमें इस विषय इस पॉइंट में एक विषय जरूर बताना चाहता हूँ. जो बांग्लादेश was created as a secular nation, the basis of its formation is not language. It's the basis of Bangladesh is Islam. So probably it is the only nation in the world which is Islamic, and which in South Asia, which is Islamic, and which speaks a particular language in the country. But apart from that differentiation, it is a completely Islamic state. The majority Islamic population is, as you know, is slowly getting radicalized, as I explained to you over the years. And Jamaat-e-Islami has a major role in it. अभी आप last 10 years में आप देखेंगे, even during Sheikh Hasina's rule, what has happened is that slowly the Islamic powers have started gaining importance in Bangladesh today. So there are a lot of organizations that are quite radically Islamic, which are getting support from Sheikh Hasina's government because of the electoral power dynamics that has happened, which is influenced by the Islamic forces inside Bangladesh today. So without you taking a pro-Islamic stand, you cannot win elections in Bangladesh. So that kind of a sthiti पैदा हुई है Bangladesh में over the last 20 years, because of which today the nation itself seems to stand radicalized. But fortunately, there are few secular forces still holding power in Bangladesh, which are kind of condemning this kind of violence that has happened. My total sympathies goes to the families of the affected in Bangladesh today. मैं शुरू में बोलना चाह रहा था, but I think this is the right occasion to say. There are more than 350 incidents of violence that have happened in the last 10 days, in the last 1 week, since the starting of the violence in Kamila that Madam Vinay rightly pointed out.
So, and it was triggered by a radical organization in Bangladesh who actually kept a Quran at the feet of Hanumanji's murti that was there in that pandal, clicked pictures overnight while the watchman of the pandal was asleep. And the next morning they made it viral. And that created the kind of anger and the attacks that have happened. It was a planned incident. It was a planned attack. And this is part of the overall radicalization that has happened in Bangladesh over the last 20-25 years now. So that is the current state of affairs in Bangladesh as far as radicalization is concerned. And as you rightly pointed out, Jamaat-e-Islami has a major role in it, and also other organizations that Awami League is kind of hand in glove with in Bangladesh today. Amanji, I want you to come here on this issue. जो है मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पे अपनी एक टिप्पणी करें कि और विस्तृत टिप्पणी करें कि ये जो हम एक तो ओवरऑल जो है वो उभार देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आया, फिर बांग्लादेश के अंदर जो है वो शुरू हुआ, और हिंदुस्तान में भी रेडिकल इस्लाम का हम एक पूरी दुनिया में वैसे तो रेडिकल इस्लाम का, लेकिन साउथ एशिया में खासकर पाकिस्तान तो कब है। भारत के लिए आप चूंकि जो है नेशनल इश्यूज को ट्रैक करते रहे हैं, तो वी फॉर्चुनेटली हैव अ मच स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट विच हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। और हम देख रहे हैं कि सडनली आप देखिए कि एक वायलेंस कश्मीर में भी बढ़ रही है, जो है उधर बांग्लादेश में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इधर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स पाकिस्तान में भी जहाँ हिंदू टारगेट हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, मंदिर भी वहां तोड़े जा रहे हैं अभी पाकिस्तान में। तो ये जो पूरा हिंदुओं के खिलाफ एक लगता है कि एक कैंपेन जो है ये जीनोसाइड ऑफ हिंदूज जो है वो बंद नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और मौजूदा सरकार जो है के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा जो है, क्योंकि भारत अल्टीमेटली जो है वो जो हिंदू अगर सब जगह जहां भी परेशान होंगे तो आएंगे भारत में ही। और हमने जब ये इंसिडेंट देखे तो जब सीएए आया था, मैं थोड़ा डिबेट को वाइडन कर रहा हूँ, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें कि नॉन इस्लामिक आप ब्रॉडली कह सकते हैं जो माइनॉरिटीज हैं हमारे आसपास के देशों में, उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जब वो यहाँ पर आ गए तो उनको नागरिकता आराम से मिल जाए, ये मोटा मोटा उसका होता। और इसको लेके बड़ा विरोध किया गया और ऐसे दिखाया गया कि हिंदूज परसिक्यूट ही नहीं होते हैं वहां पर, या और जो माइनॉरिटीज, बट मेनली हिंदूज परसिक्यूट हो रहे हैं। ओवरऑल आप इस सिनेरियो को, और अगले साल जो है वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों के चुनाव भी आने वाले, तो ये जो पूरा एक जो है एंटी हिंदू नैरेटिव हम अपने आसपास जमीन पे इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं, और कहीं कहीं भारत में भी। हाउ डू यू सी द होल थिंग coming out, and what are the lessons to be learned from this? Thank you, Arunji. And first of all, let me say at the outset that this initiative that you have taken for having such meaningful, purposeful debates where there is no interruption and people can enlighten themselves on important contemporary issues is a very welcome initiative. And I congratulate you and Nationalist View for this initiative. अरुण जी, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड ऑलरेडी फॉर्म कर दिया। आपने मुझे बताया था कि हिंदी इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में चेंज करके बोल सकते हैं, तो ये भी एक दिस इज अनदर फ्रेश चेंज दैट यू हैव अशर्ड इन। आपने बहुत अच्छा बैकड्रॉप दिया, और जो सबसे सिग्निफिकेंट इशू जो इमर्ज कर रहा है वो यही है, जो राइजिंग इस्लामाइजेशन या जो भी एक जिहादिज्म कहिए या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, not only in India but in and around India. This is something of concern to which should be something of concern to all of us in the subcontinent, and in fact entire global community. और इसी का एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन हमें बांग्लादेश में दिखता है. वी हैव सीन horrible heart-wrenching pictures and scenes coming out from Bangladesh. As Vinay ji was just explaining, thousands and thousands of Hindu villages have been burned. I think more than 10 people have already died in such incidents, and thousands they have been injured, very critically injured. And we do not wish to dwell into details, but
life and dignity of Hindus in Bangladesh has certainly been endangered, and it has been in this state for quite some time. जो हमारे मित्र विपेंद्र जी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, 1972 में जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो एक सेक्युलर कंट्री थी, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद इस्लाम को वहां पे स्टेट रिलीजन बना दिया गया, एक कॉम्युनल स्टेट हो गया। और जब ऐसा होता है अरुण जी, आपको पता है कि कभी भी एक स्टेट रिलीजन बन जाता है तो बाकी जो रिलीजन्स हैं और उनके लोग हैं वो तो स्वयं सेकेंड और थर्ड रेट सिटीजन्स बन जाते हैं। और इसका दिस इज एविडेंट in the demographic profile of Bangladesh, how it has changed. When Bangladesh got liberated with India's aid, assistance and guidance, at that time Hindu population was around 30%, more than 30%. Today it is even less than 9%. और जो लोग हैं वो भी पूरे समय उस फियर में रह रहे हैं कि कभी भी उनकी लाइफ प्रॉपर्टी को कभी भी खतरा हो सकता है, इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले लोगों से। और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया, जैसा अभी हमारे मित्र भी बता रहे थे कि ये जो इमीडिएट प्रोवोकेशन, ये वाला इंसिडेंट भी जो है अरुण जी, जैसा आपकी जानकारी में है कि किसी जिहादी ने जाके एक दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी के लैब में जाके वहां पे रख दिया एक रिलीजियस टेक्स्ट को, और उसके बाद उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके और उसकी फोटो करके और फिर वहां सोशल मीडिया पे वायरल करके, और ये प्रोवोकेशन था जिससे ये सारे इंसिडेंट्स, ये जो आर्सन, लूटिंग और जो जो जघन्य अपराध हुए वो सब इससे हुए। पर खेद की बात ये है, व्हाट इज सरप्राइजिंग इज दैट टिल दिस पॉइंट इन टाइम द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज नॉट कम आउट with a clarification that this was not done by any Hindu. Entire footage is available on CCTV, footage is available. The Bangladesh Home Minister has himself made a statement, but he has not specifically stated that this was done by a Islamic jihadi. And this could have mitigated the attacks, the kind of resentment which was there on ground. But I am surprised why this has not been done by Bangladeshi government. There is not a single national announcement that this is what has happened. This was done in a pre-planned manner. They hatched a conspiracy, and it was done by a Islamic jihadist in order to start some kind of riots and arson and looting against the Hindu community. Now what is happening is कि इसको अब एक एक्सक्यूज बना के और हिंदू कम्युनिटी के हिंदू जितने भी लोग हैं उनकी जान माल की कोई रक्षा नहीं रह गई, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, और जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है, हम विनय जी ने भी बताया। तो ये परिस्थिति आज बांग्लादेश में है, और ये जो इस्लामाइजेशन हुआ है एक कॉन्स्टेंटली, जैसा अभी हमारे मित्र विपिंद्र जी भी बता रहे थे, जब एक कॉम्युनल स्टेट हो गया जो एक सेक्युलर स्टेट। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने, हसीना जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा था जब ये 2008 में आई कि ये पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करेंगी, और जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था 1972 का, पर उन्होंने ये नहीं किया, which clearly shows that there is some kind of understanding between jihadi elements and those who are there in power. And as I was mentioning to you, there are certain enactments, certain statutory provisions also. For instance, there is a ICT Act of Bangladesh. Under Section 57, the government has vast sweeping powers to pick up, arrest anybody without assigning any reason and put them behind bars without even presenting them before magistrate for quite some time. And this has been happening. Large number of people have been hauled up under the same Section 57 of the ICT Act. और इस तरीके की चीजें, this has come during the tenure of this government only. And जैसा वहां पे मदरसा में जिस तरीके से एक फंडामेंटलिज्म और जिहादी पढ़ाइयाँ वहां पे बताई जा रही हैं, जिस तरह की पढ़ाई हो रही है वहां पे, और आप लोगों को जानकारी है और सभी को जान के ताजुब होगा कि एक मदरसे की डिग्री और यूनिवर्सिटी की डिग्री वहां इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से बांग्लादेश, जो कि एक सेक्युलर कंट्री थी, इंडिया ने उसको आज़ादी दिलाने में अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, हिंदुस्तान ने, अब वहां पे एक सिस्टमैटिक तरीके से जिहादी एलिमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है,
और सरकार को, बांग्लादेश सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए। जब जैसे हमारी बहन विनय जी अभी बता रही थी कि दुर्गा पूजा के पंडालों पे कम से कम पता नहीं, मुझे लगता है मैंने जो एक आंकड़ा देखा था तो कुछ 30,000 से ऊपर पंडाल थे और उन सभी पे अटैक्स किए गए। जब दुर्गा पूजा में वहां पे दुर्गा पूजा के पंडाल लग रहे हैं तो वहां पे थोड़ी पुलिस प्रोटेक्शन देने में क्या जाता है। हर साल वहां पे पंडाल लगते हैं और हर साल इस तरह के अटैक्स होते हैं और इस बार उन्होंने प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये किया ताकि हिंदू को, वहां पे हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा सके और उनके जान माल को, उनके जान को खतरा, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जा सके, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाया जा सके। इस तरह की मानसिकता से ये काम हुआ है। भारत सरकार ने इसमें इंटरवीन किया है। मेरी जो जानकारी है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी, मैंने ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात की है और उन्होंने इस तरफ ध्यान भी दर्शाया है और मुझे लगता है उन्होंने कुछ अश्योर भी किया है। उसके बाद उन्होंने ढाका में एक मंदिर के बाहर से उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा और जितने अपने इस्कॉन के मंदिर हैं और जितने साइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डिलीवरी क्या होती है वो तो अभी देखना पड़ेगा। और हम सभी की संवेदना है, हम सभी का बहुत दुख है जितने भी परिवारों के साथ ये प्रताड़ना हुई और जितने लोग इसमें दिवंगत हुए, शहीद हुए, उनको भी हम नमन करते हैं। अरुण डॉक्टर, अब हम एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस और करेंगे और उसी में वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर नलवा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लगातार फॉरेन मीडिया को जो है वो ट्रैक करती हैं और तो बांग्लादेश के, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे वो अगर मान लीजिए बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं तो उसको ट्रैक करना चाहें तो ऑनलाइन कौन से अखबार हैं और आप वहां के अखबारों में जनरली किस तरीके की रिपोर्टिंग, वहां के मीडिया में किस तरीके की रिपोर्टिंग आप देख रही हैं घटनाओं की, तो ये थोड़ा सा अगर आप बता सकते। जी अरुण जी, जैसा आपने मुझसे पूछा इन घटनाओं को लेके मीडिया किस तरीके से इसको कवर कर रहा है, तो इसमें मैं द डेली स्टार जो है उन्होंने काफी 2-3 उनके आर्टिकल्स आए हैं इन दिनों, इन 5 दिनों में, और ढाका टाइम्स में भी हैं। पर बहुत आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि कुछ जो है तंत्र का कुछ कंट्रोल जो है उस पे सरकार का, वहाँ की सरकार का है, तो बड़ी सीमित आपको इसमें मिल पाएगी, इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। पर द डेली स्टार में जो मैंने एक अभी कल का ही उसमें पढ़ा था, तो उसमें हमें बताया गया कि ये जो सांप्रदायिक जो हिंसा है ये 2001 में भी हुई थी और तब से ये लगातार जो है हर साल किसी न किसी रूप में इसका कभी छोटा, कभी किसी सीमित पैमाने में होती है और कभी ज्यादा होती है। तो जैसे अभी कल के ही आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया था कि ये रामू नाम की जगह में 2012 में हुई थी और उसके बाद ये जो है 2016 में नरसिंहपुर में, जिसमें 100 घर जला दिए गए थे और 17 टेम्पल्स जो हैं वो डैमेज किए गए थे। वो भी एक फेसबुक पोस्ट को लेकर था जिसमें इंसल्ट टू इस्लाम बताया गया था। तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने थोड़ा डिजिटल कुछ लॉज भी, कुछ एक्ट्स भी पास किए हैं जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड हैं, तो वो भी देखने होंगे, उनकी भी स्टडी। फिर 2017 में 9 हिंदू घरों को जलाया गया था रंगपुर में। ऐसे ही 2019 में 13 घर जलाए गए थे और एक टेम्पल को वेंडलाइज किया गया था और ये भी ब्लास्फेमी के वजह से ही था। और इससे बिल्कुल एक 6 महीने से 1 साल पहले ये एक कमिला के मुरादनगर में भी ये नवंबर में घटना हो चुकी है। कुल मिलाकर ये विनय जी कह सकते हैं कि मीडिया में रिपोर्टिंग तो हो रही है लेकिन सीमित रिपोर्टिंग हो रही है। और हाँ जी,
हाँ जी, तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि पिछले 9 साल में इस आर्टिकल के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन मैं कोट कर रही हूँ कि 3710 अटैक्स हो चुके हैं पिछले 9 साल में। और अभी तक चाहे वो गवर्नमेंट पुराने लॉज को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना चाहे या लाना चाहे, लेजिस्लेशन को करना चाहे, पर इनका अभी तक कुछ इसमें कुछ अरेस्ट नहीं हुए हैं, इसमें कुछ इनके कुछ फैसले नहीं हुए हैं अभी तक। वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। तो अब आप हाँ जी, हाँ जी, तो वो इसलिए वहां पर उम्मीद करना कि कुछ इन दंगों के बाद शायद कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ कड़ाई से या कुछ ठोस कदम लिए जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा जी। जो मीडिया में जो आया है उसके विपिन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द from strategic point of view, from strategic affairs point of view, what are the implications for India? Do you feel that within Bangladesh, जैसे अमन जी ने भी कहा, जैसे डॉक्टर नलवा जो है उन्होंने भी कहा, that there seems to be the government politically might be taking a stand which looks correct globally, but deep inside the radicalization has got so deeply ingrained, इतना ज्यादा जो है वो कट्टरपंथी और जैसा मतलब कट्टरपंथी जो है इतना हर सिस्टम के अंदर जो है वो एंट्रेंच हो चुके हैं, हर सिस्टम में इतना घुस चुके हैं कि सरकार ऊपर से अगर मान लीजिए उसकी मंशा ठीक भी होगी, जो लगता है कि ठीक है कम से कम बयानों से, तो नीचे इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो करने वाले जो है वो सिस्टम पूरा रेडिकलाइज हो चुका है। तो इसके भारत के लिए जो है वो क्या इम्प्लीकेशन आपको लगते हैं? बिकॉज चाइना जो एनसर्कल करने की कोशिश भारत को कर रहा है, उसमें बांग्लादेश उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बेसिकली एलाई है। एंड अगर रेडिकलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो लगता है कि बांग्लादेश विल मूव क्लोजर टू पाकिस्तान आयरॉनिकली रादर देन बीइंग क्लोजर टू इंडिया। तो भारत के लिए क्या चुनौतियां इस लार्जर उसमें पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं? आपने एक आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देयर अरुण जी। जैसे अभी विनय जी ने बताया था, 2019 में भी एक बहुत बड़ा वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, एंड 2020 में भी हुआ है। फॉर एग्जांपल आप उसमें 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजिट हो रहा था और बायलैटरल टॉक्स हो रहे थे बांग्लादेश के साथ, उस समय काफी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे in Bangladesh, which was triggered by Islamic fundamentalist organization called as Hifazat-e-Islam. So, this is a organization that is getting a lot of traction in Bangladesh today, and its popularity is growing. And unfortunately, what has happened was, I mean, Aman ji bhi bata rahe the ki Sheikh Hasina was talking about returning to the secular credentials of their constitution in secular Bangladesh. But that did not happen because in 2013, Hifazat-e-Islam organization gained a lot of traction, and they held a huge protest. In fact, they mobilized a huge, force against this return to the secular values of Bangladesh. So, and following that, what has happened was Sheikh Hasina has sort of repositioned our strategy vis-a-vis the Bangladesh Nationalist Party the opposition party in Bangladesh. And what she has done is she has started going soft on the Hifazat-e-Islam organization. But unfortunately, what has happened is it's a more disturbing trend. As what has happened is, despite this patronage that Hifazat-e-Islam got from Sheikh Hasina, they are slowly now joining hands with ultra intolerant outfits like Jamaat-e-Islami and other organizations called as Khilafat Majlis, which is kind of talking these days about creation of a global caliphate. These are voices that are emanating within Bangladesh today, and these are quite worrisome trends that we are seeing as far as radicalization in Bangladesh is concerned. And obviously there is a Pakistan angle in all of this. Jamaat, I mentioned earlier, has a lot of was supporting Pakistan,
and also still continues to get support from Pakistan and inter-service, its intelligence agency, inter-services intelligence. And obviously, the ISI wants to create trouble for India with all its neighbors, particularly neighbors that are closer. And in fact, it's a kind of their strategy also to ensure that Bangladesh goes out of the Indian influence. So for that reason, they have been stirring up this communal violence and communal sentiments within Bangladesh through Jamaat-e-Islami, and organizations like Hifazat-e-Islam and all are adding value to the cause that Jamaat-e-Islami is propagating these days, and what Pakistan wants. So what is the implication of all this that is happening in Bangladesh today on India? As far as strategy is concerned, it works as a counterforce to India in the kind of influence that Pakistan can exert on the Islamic world, the Ummah. So what the Islamic Ummah, what is the kind of influence that Pakistan can exert? That increases slightly, because of which it can cause a lot of problems within India, where the Indian Muslims also consider themselves to be part of the Ummah. So this problem will be created, and obviously you see what happened during the anti-CAA protest. It was an Islamic forces-led protest in India. So this sort of a trend will increase. There will be more and more internal troubles in India in the form of Islamic forces getting more emboldened to act against India. And because of that, in a diplomatic sense, what will happen is that Pakistan's influence in Bangladesh will increase, and Bangladesh will more and more move away from the Indian influence. And this can also lead to China is already doing a lot of work in Bangladesh. They are setting up planning to set up a naval base in Bangladesh. All that will get speeded up if this trend continues of Islamic radicalization in Bangladesh, and Bangladesh will slip out of India's hands. I think it is important that India needs to do a counter move to what is happening currently in Bangladesh, and see how it can soften the influence of these Islamic forces, which are radical forces, which are quite communal forces, which are quite violent communal forces, which propagate violence against non-believers of Islam. And more and more influx of refugees will start happening from Bangladesh. So and also influx of migrants. When I say migrants, when I say refugees, there are two different connotations which you understand. The refugees are mostly people who are subjugated and were attacked by the Islamic zealots in Bangladesh. They want to survive, so they come in as refugees. But the migrants are people who are moving out of Bangladesh and into India. Most of them are radicalized already. So they are Islam followers, and they are radicalized already. They coming into parts of India, and I can give you an example. What happened in Kerala during the CAA protest? There was a huge rally that was taken out by Bangladeshi Muslims, and they became violent. They attacked a lot of shops and establishments in Kerala cities. They took out huge rally. Can you believe it? Bangladeshi migrants who are legal, illegal, let's not get into the question. Bangladeshi identity people openly coming out on the streets of India and protesting. Can we imagine that kind of a situation, what it will cost? And a lot of other, the Indian Muslim part of the Islamic Ummah supporting those kind of protests that is happening. So you can imagine the implications that will lead to in the future in India if that kind of a situation emerges. So final comments from you, Aman ji. And जब हम फाइनल कमेंट्स कहते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम टेलीविजन चैनल की तरह 30 सेकंड के अंदर जो है वो पूरी बात आप कह दें, और जो है तो वैसा नहीं है. आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं. और मैं आपसे एक अंतिम जो टिप्पणी जो है वो और अगर आप उसमें कुछ एडिशनल अपनी तरफ से भी कोई अगर बात हमसे छूट रही हो या छूट गई हो महत्वपूर्ण बात, तो आप उसे भी कृपया जरूर ऐड कर दें उसमें अपनी तरफ से. पर मुझे लगता है कि एक जो आपकी तरफ से टिप्पणी आने की जरूरत है. भारत के अंदर
क्यों वैसा आक्रोश जो है समाज के अंदर? सब लोग हर चीज के लिए सरकार की एक अपनी सीमाएं होती हैं। भारतीय समाज में जब वहां हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है जो है, ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है एक तरीके से हिंदुओं को, तो इतना बड़ा हमारा समाज, यहाँ का भारतीय समाज, हिंदू समाज जो है, वैसा आक्रोश जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा मुझे किसी और बड़े सामाजिक संगठन का या संघ से जुड़े हुए या संघ से प्रेरित जो संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, उन लोगों ने इसका एक नोट लिया और इस पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टैंड लिया। और पर उसके अलावा जो है पूरे भारतीय समाज में जो राजनीतिक दल हैं, मैं अमूमन जनरली इस शो पर राजनीति के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि 40% टिकट देंगे यूपी में महिलाओं को, और उधर जो महिलाओं के साथ बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है जो है, उसके विषय में कोई टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से, कोई भर्त्सना तक जो है, जहां तक मेरी जानकारी है जो है, क्यों कोई डेमोन्स्ट्रेशन उस पर नहीं होता। दूसरा, भारतीय मुस्लिम क्यों चुप है उसके ऊपर? अगर वहां पे जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो व्हाई द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, मतलब आई डोंट वांट टू शुगर कोट इट, टू बी politically correct, but the response from both the Hindus as well as the Muslims in India has been, according to me, correct me if I'm wrong, very disappointing कि तो क्यों हमारे यहाँ पे आक्रोश नहीं है इस चीज को लेकर? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों नहीं? 130 करोड़ के हम हैं और भारत का जैसा वो है कि अगर यहाँ का समाज आक्रोशित है तो पूरी दुनिया के अंदर हर सरकार उससे प्रभावित है, बिकॉज वी आर ऑल सेड एंड डन द बिगेस्ट मार्केट ऑल्सो आउटसाइड चाइना। तो जो इट इज द इकोनॉमिक्स विच गवर्न पॉलिटिक्स दीज डेज, तो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे कंडेम कर दिया है, यूनाइटेड नेशंस ने उसका नोट लिया है, लेकिन हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर कोई आक्रोश जो है वो नजर नहीं आता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और जैसा आपने कहा अरुण जी, यूनाइटेड नेशंस ने कंडेम किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडेम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कंडेम किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, पर उसके अलावा मुझे नहीं पता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर कोई भी अपना रिटन कंडेमनेशन या प्रोटेस्ट रजिस्टर किया हो, या कितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया हो। तो ये तो वास्तविकता है। और जो चीज यूएन से कंडेम हो रही है, जो बाहर बड़े बड़े देश जिसको कंडेम कर रहे हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या कई यूरोपियन नेशंस ने भी किया, और यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सामाजिक संगठन को उसकी कोई सुध-बुध नहीं है। ये वास्तविकता हो गई है हमारे समाज की। तो अरुण जी, जो आप इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मुझे कहना पड़ेगा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे पता नहीं क्या क्या डिबेट्स होती हैं, पर इस मुद्दे पे कितनी डिबेट्स हुई और किसने इसको, क्योंकि ये तो चल रहा है जब से नवरात्र और दुर्गा पूजा शुरू हुई है, तब से ये कहीं ना कहीं चल रहा है। और जैसा विनय जी बता रही थी कि 3710 अटैक्स हुए हैं पिछले 9 वर्षों में, विथ नॉट अ सिंगल अरेस्ट। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और यहाँ पे कोई उसमें देयर इज नॉट अ विस्पर अगेंस्ट दैट। व्हाट हैज हैपेंड टू अस, ये परिस्थिति को सुधारने के लिए जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक जन जागरण का जो मैं कहूँगा एक अभियान है कि लोग भी जागृत हों और समझें। एंड जैसा आपने कहा अरुण जी, भारत टुडे वी आर द इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, वी आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे लोग जागृत होंगे इन सब चीजों के प्रति, तो जरूर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। और मुझे आशा है कि धीरे धीरे जैसे आपने इनिशिएटिव लिया और भी लोग लेंगे, और इसको इस चीज को और वो प्रखर तरीके से सामने आएगी। क्योंकि जिस तरीके से, और अभी विनय जी बता भी रही थी कि जब आपने पूछा एक और प्रश्न कि वहां पे क्या रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरीके से डिसेमिनेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, जो इस्कॉन के मंदिर जिनके जहाँ पे 3 श्रद्धालुओं की हत्या हो गई,
और कितनी मूर्तियां जो हैं देवी देवताओं की उनको डेसिक्रेट किया गया, और उनके जो अकाउंट्स हैं वो वेरीफाइड अकाउंट्स वो ट्विटर ने सस्पेंड कर दिए, और वो पता नहीं बांग्लादेशी अथॉरिटीज के कहने पे किए, किसके कहने पे किए। आई डू नॉट हैव अथॉरिटेटिव और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, पर सर्टेनली वैसा कुछ इनपुट रहा होगा, तभी वो अकाउंट सस्पेंड कर दिए, ताकि करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है, जो रियलिस्टिक पिक्चर है, वो भी सामने ना आए। तो इस परिस्थिति में हम लोगों का जो दायित्व है और बढ़ जाता है कि जो वहां पे वास्तविक स्थिति है उसको सबके सामने लाया जाए, उसके जो पहलू हैं उसको सामने लाया जाए, और उसमें जो भी हम लोग कर सकते हैं हमें अपनी तरफ से उसको करना चाहिए। जहां तक आपने एक और प्रश्न किया है अरुण जी कि सीए का इससे क्या औचित्य है, क्या रिलेवेंस है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। एंड दिस गोज ऑन टू अंडरलाइन एंड रिफ्लेक्ट the objective and the thinking behind enacting the Citizenship Amendment Act, because the amendments which were brought in was for giving humanitarian aid, assistance, and protecting life and property and dignity of such persecuted people from Hindu religion and from other religions who were religious minorities in neighboring countries. तो जो उसके पीछे का जो अंडरलाइंग थॉट है और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट या जो उसकी आवश्यकता है या प्रासंगिकता जो है उसकी, वो स्पष्ट होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जब हम देखते हैं कि इस तरह की एट्रोसिटीज हमारे नेबरहुड में हो रही हैं। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा शरण लेने, आप बताइए, क्या होगा? क्या वो अपने मतलब बीवी बच्चों को, अपने बेटियों को, सबको वहां पे वैसे ही छोड़ दे? कुछ नहीं बचा, कम से कम प्राण और अपनी इज्जत तो बचाने का किसी को भी अधिकार है ना। तो ये दिखाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की क्या प्रासंगिकता है, और अभी भी जो लोग रिफ्यूज सीक करेंगे उसको जरूर कंसिडर करेगी भारत सरकार, क्योंकि वो लोग परसिक्यूटेड हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी पहलू हैं उस पर अरुण जी आपने बहुत अच्छी चर्चा की, सभी इसके पक्ष भी सामने है, और आपने खुद जो बैकग्राउंड नोट उसमें बोला था अपना, उसमें जो फैक्चुअल और जो लीगल पोजीशन भी है बहुत हद तक स्पष्ट थी। और मुझे लगता है कि इस तरह की सार्थक डिबेट्स को आगे लेके जाना चाहिए। मैं आपको, नेशनलिस्ट व्यू को, और जो मेरे पैनलिस्ट हैं विनय जी और विपिंद्र जी, उनको मैं उनका साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे पॉइंट्स रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो है वो समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक औपचारिकता हम और पूरी कर देते हैं व्यूअर्स के लिए। एक हमारा जो है, जो हर वीडियो के अंत में हम कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा ये जो है वीडियो, तो आप इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, अपना फीडबैक भी दें, कमेंट भी दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको रेगुलर उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हम इस विषय को ट्रैक करते रहेंगे, ऐसे और विषयों को भी ट्रैक करेंगे, और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के साथ जो है वो आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। अगर हमसे कोई पक्ष छूट गया हो तो हमारे व्यूअर्स जो है यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम वो सारे सवाल और वो सारे प्रश्न जो है लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कहीं कोई तथ्यात्मक गलती हो गई हो तो वो भी कृपया आप बताएं, क्योंकि हम कम से कम उसके डिस्क्रिप्शन में एक राइटर डाल सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम में से अगर किसी से भी, क्योंकि बोलते हुए कई बार अक्सर जो है वो तथ्यात्मक गलतियां जो है वो हो जाती हैं, तो ना चाहते हुए भी। तो हम ये चाहते हैं कुल मिलाकर कि सही जानकारी आपके तक पहुंचे, ना ही हम अपना कोई ओपिनियन या एडिटोरियल कमेंट भी इस पर दे रहे हैं। आपने सारी बात सुनी, अब आप अपना व्यू पॉइंट इस पर बनाएं, अपना मत बनाएं, और जो आपको उचित लगता हो उसके आगे जो है वो आपको जो है वो करना चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति जितनी भारतीय मीडिया में भी आ रही है उससे बहुत ज्यादा गंभीर है, और अभी शायद इसकी एक्सटेंट कितना सीरियस ये है, ये अभी हमें शायद इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। ये ग्राउंड लेवल पे जो लोग सफर कर रहे हैं, जो हिंदू सफर कर रहे हैं, ये वो मूलतः बेसिकली हो गई हैं। और जैसा विपिन जी ने भी कहा, अमन जी ने भी, और कि हम सबकी तरफ से हार्दिक संवेदनाएं हैं कि जिनके साथ जो है इस प्रकार की जो है वो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिन्होंने जान माल का नुकसान उठाया है।
और इसी के साथ जो है अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए कार्यक्रम के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।